बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हमने जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो हमने कंप्लीट करना है आज। अभी ये कुछ हम डेफिनेशनें पढ़ेंगे, जैसे क्लास लिमिट की है, ये क्लास बाउंड्रीज की हो गई। तो यहाँ पे ये इनकी डेफिनेशनें हैं, और ये जो आज का लेक्चर है ना, ये जो डेफिनेशनें होंगी ये थ्रू आउट आपके एंड तक कोर्स में ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, अभी इनकी डेफिनेशनें पढ़ेंगे, फिर ये मैथमेटिकल हम इन चीज़ों को सॉल्व भी करेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। पहले हम इनकी डेफिनेशनें देख लेते हैं। देखिए जी, फर्स्ट डेफिनेशन है क्लास लिमिट। ठीक है, क्लास लिमिट क्या होती है? द ईच क्लास इज डिस्क्राइब बाय टू नंबर, दीज नंबर आर कॉल्ड क्लास लिमिट। लेकिन आपके पास जो एक क्लास बनी हुई होती है, जैसे लास्ट टाइम हमने क्लासेस बनाई थी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहाँ पे दो नंबर होते थे। उन दो नंबर को हम क्या कहते हैं? क्लास लिमिट। द स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड लार्जर नंबर इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। वो जो दो नंबर होते हैं उसमें जो स्टार्ट वाला होता है वो स्मॉलर नंबर होता है, वो लोअर क्लास लिमिट कहलाता है, और जो अबव उसके यानी कि एक वैल्यू होती है वो लार्जर होती है, उसे हम अपर क्लास लिमिट कहते हैं। ठीक है, क्लास लिमिट के बेसिकली मीनिंग ये है कि हम बाउंड हो जाएं, कि जो हमें क्लास की लिमिट दी जाए उससे हम ना बिलो का डेटा ले सकें और ना अबव का डेटा। देखें, ये क्लास बाउंड्री में मैंने एक क्लास लिखी हुई है 110 से 119, तो ये एक क्लास लिमिट है। ठीक है, दो देखें ना टीचर हैं, इनको हम क्लास लिमिट कहेंगे। तो इसमें जो ये स्मॉलर नंबर है 110, ये लोअर क्लास लिमिट है, और 119 जो है ये अपर क्लास लिमिट है। इसकी क्या मीनिंग है कि इसमें हम लिमिटेड हो गए कि हम 110 से बिलो का डेटा नहीं ले सकते, और 119 से अबव का डेटा हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्लास की क्या होती है? लिमिट होती है। ये हमारे पास क्लास लिमिट हो गया। दूसरी डेफिनेशन है क्लास बाउंड्रीज की। क्लास बाउंड्रीज क्या होता है? If the weight have been recorded to nearest bound, the class 110 से 119 include all measurement from 109.5 to 119.5 pound. The value of 109.5 and 119.5 are called class limit or class boundaries. देखिए जी, क्लास बाउंड्री जो होती है वो सेम क्लास लिमिट की तरह ही होती है। जी, आपको क्लास लिमिट्स गिवन है और ये क्लास बाउंड्रीज गिवन है। ठीक है, ये सेम क्लास बाउंड्रीज क्लास लिमिट की तरह ही होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लोअर क्लास होती है उसमें 0.5 बिलो का डेटा भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, और जो क्लास लिमिट की अपर क्लास लिमिट होती है उससे 0.5 अबव का डेटा भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जब हम बिलो में 0.5 और अबव में 0.5 का डेटा शामिल कर सकेंगे तो वो क्लास बाउंड्रीज बन जाती है। मतलब इन दोनों का मेन डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज में क्या फर्क है, तो वो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि क्लास लिमिट जो होती है जहाँ पे एंड होती है तो वो एक नेक्स्ट इंटीजर से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो नेक्स्ट इंटीजर से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट क्लास है 110 से 119, और इसके बिलो में मैं अगर क्लास बनाऊंगा तो वो 120 से स्टार्ट होगी। ठीक है, जो क्लास लिमिट होती है वो नेक्स्ट इंटीजर से स्टार्ट होती है, बट जो क्लास बाउंड्रीज होती है वो जिस इंटीजर पे एंड होगी उसी इंटीजर से दोबारा शुरू होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट क्लास बाउंड्रीज है 109.5 टू 119.5, तो सेकंड जब मैं क्लास लिखूंगा तो वो किससे स्टार्ट होगी? 119.5 से स्टार्ट होगी और आगे जाएगी। ठीक है, तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है।
आगे ये दोनों चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जब मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्लास लिमिट्स हैं, ये क्लास बाउंड्रीज हैं, क्लास लिमिट से हम क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ें आगे आएंगी। तो ये यहाँ पे जस्ट इनकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस कौन सी होती हैं? Sometime frequency table are formed in which a class has either no lower class limit or no upper class limit। मतलब कि आपको बहुत सारी अगर क्लासेस गिवन है तो उसमें जो फर्स्ट क्लास हो, फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट ना हो, और जो एंड वाली क्लास हो उसकी अपर क्लास लिमिट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 से 5 क्लासेस हैं, तो उसमें जो फर्स्ट वाली क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट ना हो, और फिफ्थ जो नंबर पे क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट ना हो, तो वो जो क्लासेस होंगी उन्हें हम ओपन एंड क्लासेस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लास मार्क और मिड पॉइंट। क्लास मार्क्स या फिर मिड पॉइंट एक ही चीज है। ये हम कैसे फाइंड करते हैं? दो क्लासेस को आप लोग ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो क्लासेस को ऐड करना, 2 पे डिवाइड करना, हमारे पास क्लास मार्क्स या फिर मिड पॉइंट उन्हें हम कहते हैं, वो निकल आएंगे। क्लास मार्क और मिड पॉइंट इज दैट वैल्यू विच डिवाइड अ क्लास इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक क्लास होती है उसमें 2 इंटीजर होते हैं, उन दोनों को आप लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे आपस में और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज। इट इज डिनोटेड बाय h। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, दो क्लासेस के बीच में साइज जो होता है क्लासेस का, जैसे मैं अभी पहले भी बताया, लास्ट टाइम हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड भी किया था, 2 आया था। तो वो अगर आपको क्लासेस गिवन हो तो उनमें से कैसे आप फाइंड करेंगे कि मेरे पास क्लास का इंटरवल कितना है? तो उसके लिए क्या करेंगे? द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्रीज माइनस लोअर क्लास बाउंड्रीज। देखिए जी, आपको क्वेश्चन में 2 चीजें गिवन हो सकती हैं, क्लास लिमिट भी गिवन हो सकती है, क्लास बाउंड्रीज भी। लेकिन अगर आप प्रॉपर क्लास इंटरवल फाइंड करना चाहते हैं तो वो हमेशा आपका किससे निकलेगा? वो हमेशा क्लास बाउंड्री से निकलेगा। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्रीज से लोअर क्लास बाउंड्रीज को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। आपको साइज पता चल जाएगा कि मेरे पास क्लासेस का साइज कितना है, और इस चीज को हम h से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The total frequency of all classes less than the upper class boundary of a given class is called less than cumulative frequency। ये C dot F cumulative frequency को शो कर रहा है of that class। Sometime we consider a cumulative frequency distribution of all value greater than or equal to lower class boundaries of each class interval। Such a distribution is called more than cumulative frequency distribution। देखिए जी, cumulative frequency distribution आप 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, एक लेस देन का मेथड होता है और एक मोर देन का मेथड है। कैसे हम फाइंड करते हैं ये नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, इसमें काफ़ी चीज़ें आप समझ लेंगे जो हमने अभी पीछे डिफाइन की हैं, तो वो इस एग्जांपल में आप लोग देख लीजिएगा कैसे हमें फाइंड होगी। देखिए जी, ये जो ब्लू शेप में आपको नजर आ रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन इतना ही दिया जाएगा, और पीछे जितनी भी हमने डेफिनेशनें पढ़ी हैं उसमें कोई भी चीज़ फाइंड करने को कहा जा सकता है कि आप फाइंड करें। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? अब सबसे पहले देखें, ये हमें क्लासेस गिवन होगी, साथ फ्रीक्वेंसी होगी।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये क्लासेस क्लास लिमिट है या क्लास बाउंड्रीज है? तो देखें 10 से स्टार्ट हुआ है, 11 पे एंड हुई है, तो फिर नेक्स्ट जो क्लास है वो 12 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 14 पे एंड हुई है, तो 14 से फिर नेक्स्ट इंटीजर से स्टार्ट हो रही है 15 से। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो हमें गिवन है ये क्लास लिमिट गिवन है, ठीक है, ये क्लास लिमिट है। ये दो जो नंबर होते हैं इन्हें हम क्लास लिमिट कहते हैं। ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। ये आगे साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब अगर आप लोगों को इतना ही क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि क्लास बाउंड्रीज फाइंड करें, तो आप लोग कैसे क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे? तो याद रखिएगा, देखें जी, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट जो दो क्लासेस गिवन होगी, इस लोअर क्लास लिमिट को ऊपर वाली क्लास के अपर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सेकेंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट को फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है और 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम लोअर क्लासेस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर क्लासेस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। देखिए जी, यहाँ पे अगर मैं इसको 12 से सब्ट्रैक्ट कर, 12 माइनस 11 1 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 करें तो क्या आएगा 0.5। अब मेरे पास जो क्लास बाउंड्रीज का फैक्टर आया है वो कितना है, 0.5 आया है। अब उस 0.5 को इन लोअर क्लासेस सारियों में से सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए 10 में से मैं 0.5 को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा 9.5, 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11.5 आएगा, 15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14.5, 20 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19.5। अब उसी 0.5 को क्या करेंगे, ये जो अपर क्लासेस हैं इनमें ऐड कर दें। तो ये 11 है तो 11.5 हो जाएगी, 14 है तो 14.5, 19 है तो 19.5 और 29 है तो 29.5। तो ये जो हमारे पास आएंगी ये क्लास बाउंड्रीज आएंगी, ठीक है। अब देखें ये हमें क्लास लिमिट गिवन है, ये क्लास बाउंड्रीज हैं। कैसे हमें इन दोनों का डिफरेंस पता चला कि ये जो जहाँ पे एंड हो रही है ये नेक्स्ट इंटीजर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन क्लास बाउंड्री जहाँ पे एंड होगी उसी इंटीजर से स्टार्ट होगी। 11.5 पे एंड हुई है तो 11.5 से स्टार्ट हो रही है, 14.5 पे एंड हुई है तो 14.5 से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, देन 19.5 पे एंड हुई है तो 19.5 से ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमें क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज निकालते कैसे हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बेसिकली हम बात किस चीज़ की कर रहे थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उसके मैंने आप लोगों को बताया था दो मेथड हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के। एक हमारे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और दूसरी क्या है, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल इजी वे में अगर आप इस चीज़ को याद करें, जब भी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने को कहा जाएगा तो आप लोग ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। फिलहाल इस चीज को रहने दें, ये लेस देन कम्युलेटिव क्लास बाउंड्रीज को रहने दें। ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड की हैं, पहली देखें फ्रीक्वेंसी 4 थी, 4 आ गई है। दूसरी कैसे लिखेंगे, फर्स्ट दोनों का सम करेंगे, जो आएगा वो सेकंड नंबर पे लिखेंगे। 4 + 12 16, ये 16 आ गई। फिर 4 + 12 + 25, जो आंसर आएगा वो थर्ड नंबर पे आ जाएगी। सेम इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों का जो सम आएगा वो फोर्थ नंबर पे आ जाएगी। तो ये आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है लेस देन केस से, ठीक है। ऊपर से नीचे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया है, तो ये लेस देन का केस होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मोर देन केस से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को कहा जाएगी तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी आप उसको नीचे से ऊपर की जानिब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए मैं मोर देन के लिए यहाँ पे की है, तो देखें फर्स्ट क्या है 60 आ गई। सेकंड कैसे लिखेंगे, 60 और 25 को ऐड करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे।
वो 85 आया है हमारे पास। थर्ड कैसे आएगी 60, 25, 12, इन तीनों को ऐड करेंगे जो आएगा 97 आया है, तो वो हमारे पास क्या आएगी, थर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। और फोर्थ कैसे आएगी, इन चारों का सम जो आएगा वो फोर्थ नंबर पे आएगा। तो जब आप नीचे से ऊपर की जानिब ऐड करते जाएंगे तो वो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, और जब आप ऊपर से नीचे की जानिब आएंगे तो वो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक हो गया। बाकी क्या है इसका, ये चीज मैंने क्या लिखी है, अगर आप लोगों, ये दो मेथड हैं, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के। तो अगर आपको पेपर में या वेबर के दौरान आपको कहा जाता है कि आप लेस देन के से करें, तो फिर आप ऐसे ही करेंगे जैसे अभी बताया। मोर देन से कहा जाता है तो ऐसे करेंगे। अगर आपको मेंशन नहीं है, जस्ट कहा गया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, तो फिर आप हमेशा लेस देन केस को यूज करेंगे। जहाँ पे भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमें इस्तेमाल होगा वो हम हमेशा लेस देन केस से करते हैं, ठीक है। अगर नाम मेंशन होगा तब हम मोर देन से करेंगे, अदरवाइज हमेशा हम लेस देन केस से करते हैं। बाकी ये चीज मैंने साथ साथ लिखी है, देखिए जी, लेस देन क्लास बाउंड्रीज। देखिए यहाँ पे मैंने, जब लेस देन का केस होगा तो आप अपर क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे। ये मैंने सारी अपर क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं। और जब मोर देन का केस होगा तो आप इसके सामने कौन सा कॉलम बनाएंगे, लेस देन कम क्लास बाउंड्रीज का। ये शो क्या चीज कर रही हैं, ये 4 ये चीज शो कर रहा है कि आपका पास जो पीछे डेटा है, रॉ फॉर्म में जो डेटा है, तो 11.5 से 4 वैल्यू लेस है। मतलब 11.5 से 4 वैल्यू डेटा में ऐसी थी जो 11.5 से कम थी, स्मॉल थी। इसी तरह 16 ऐसी वैल्यूज थी जो 14.5 से लेस थी। 41 ऐसी वैल्यूज थी जो 19.5 से लेस थी। इसी तरह 101 ऐसी इतनी वैल्यूज थी जो 29.5 से लेस थी। सेम इसी तरह, ये जस्ट इसकी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। वैसे जो क्वेश्चन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है तो उसमें ये चीजें हम, ये लेस देन या मोर देन क्लास बाउंड्रीज हम साथ नहीं लिखते। ये जस्ट यहाँ पे आप लोगों के पास जो पीछे डेटा है उसके बारे बता रहा हूँ कि उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। अगर मोर देन से करते हैं तो मोर देन में क्या शो हो रहा है, 101 101 वैल्यू 9.5 से अबव होंगी। 97 ऐसी वैल्यूज होंगी डेटा में जो 11.5 से अबव होंगी। इसी तरह 85 ऐसी वैल्यू होंगी जो 14.5 से अबव हैं, और 60 ऐसी वैल्यू होंगी जो 19.5 से अबव होंगी। बेसिकली जो चीज़ आप लोगों ने उसमें याद रखनी है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखनी है। लेस देन के लिए क्या करेंगे, ऊपर से नीचे ऐड करेंगे, और मोर देन के लिए क्या करेंगे, नीचे से हम ऊपर फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नो सर, नहीं है। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर है। चलें जी, गुड। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आप फाइंड करेंगे, ये आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, जो ब्लू शेप है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जिनके आगे रंग चेंज हैं ये हमने खुद सोल्यूशन किए हुए हैं। तो आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज थी, हमने सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया है, मेरे पास 47 आया है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे आई हैं, हम 4 डिवाइड बाय 47 0.0851 आ गया है।
ठीक है। आगे 20 डिवाइड बाय 47 तो 0.4255, 23 डिवाइड बाय 47 तो मेरे पास आंसर आया है 0.4894। ठीक है। जब आप हर फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। और एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम किसकी इक्वल होता है, तो हमेशा याद रखिएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 की इक्वल होता है। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, चाहे जितना भी बड़े डेटा था, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो हमेशा एग्जैक्ट 1 की इक्वल आएगा आंसर। ठीक है। 1 से बिलो आता है या अबव आता है तो इसका मतलब है आप लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में कोई मिस्टेक की है। अदरवाइज इसका जो आंसर होता है वो हमेशा 1 की इक्वल आता है। ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या किए जा सकते हैं आप लोगों पे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम फाइंड करते हैं। हर फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा किसकी इक्वल होता है, तो वो हमेशा 1 की इक्वल होता है। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। आगे क्या कह रहा है, व्हेन वी मल्टीप्लाई द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय 100 वी गेट रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। 2 नाम हैं। अगर आपसे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाएगा तो वो भी सेम यही है। तो ये क्या चीज़ है, जब आप हर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। ये आप सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे, फिर आप हर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने इस वैल्यू को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर इस वैल्यू को किया और फिर इस वैल्यू को, मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। और जब आप रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सम करेंगे तो वो हमेशा 100% की इक्वल आएगा, क्योंकि वो 100 से मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो सम होगा वो हमेशा 100% की इक्वल होगा। ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को, हर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते आएंगे तो वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या फिर उसे आप रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता है वो हमेशा 100 की इक्वल होता है, और साथ उसके परसेंटेज का साइन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है, और साथ ही उसकी एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर ली है, फाइंड कैसे करते हैं। और ऊपर ये जो 2 हैं ये डेफिनेशन है इन दोनों की। नेक्स्ट जी देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्राफ है। अच्छा, पीछे जहाँ तक किया है अभी वहाँ तक कोई इशू है अगर पूरे चैप्टर में तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिर इस चैप्टर का एक हिस्सा ये ग्राफ था, तो फिर ये नया काम है अभी। अगर वहाँ तक कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। सर कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, गुड। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ काफ़ी सारे हैं लेकिन मैंने ग्राफ और डायग्राम्स हम करेंगे। तो ये है कि ग्राफ में मैंने देखा है जो इजी ग्राफ थे वो मैंने जस्ट यहाँ पे किए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे वैसे तो ग्राफ हैं लेकिन हमने 3-4 ग्राफ किए हैं और 3-4 मैंने डायग्राम आगे किए हैं। ठीक है, हमने जस्ट डेटा को प्रेजेंट करना है। ठीक है, पीछे जितना भी हम काम करते आ रहे हैं वो डेटा की जस्ट प्रेजेंटेशन हो रही है। वो हम टेबल के थ्रू डेटा को प्रेजेंट कर रहे थे, फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू प्रेजेंट किया है। अब हम ग्राफ के थ्रू उस डेटा को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। अब आपको टेबल मिलेगा, टेबल का आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ में क्या होता है, डेटा कैन बी इफेक्टिवली प्रेजेंट बाय मीन ऑफ ग्राफ। अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ कर्व और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कर्व भी बन सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है।
They provide a very good method of showing fluctuation and trend in statistical data. कि आपके पास अगर कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा है उसमें ट्रेंड आ रहा है या फिर फ्लक्चुएशन है, मतलब उतार चढ़ाव है डेटे के अंदर, एक ईयर है या एक डे है, उसके अंदर एक चीज़ की वैल्यू कितनी कम हुई है, कितनी बढ़ गई है, अचानक कितनी बढ़ी है, वो सारी जितनी भी डेटा के अंदर फ्लक्चुएशन है उन चीज़ों को शो करने के लिए ग्राफ एक सबसे अच्छा मेथड है। फॉर एग्जांपल, बाय लुकिंग एट अ ग्राफ शोइंग द यील्ड ऑफ क्रॉप for a number of years, one can easily be visible the rise and fall in the yield. वो कहता है कि अगर आपने क्रॉप की यील्ड देखनी है किसी भी ईयर की या बहुत सारे आपके पास ईयर्स हैं उनकी, तो आप ग्राफ के थ्रू इजीली देख सकते हैं कि कौन से ईयर में क्रॉप की जो हमारे पास यील्ड आई है वो कितनी बड़ी है, कितनी कम हुई है, और कितने ईयर थे जिसमें इसकी यानी कि प्रोडक्शन थी वो सेम रही है। तो उसके लिए ग्राफ जो है वो सबसे अच्छा मेथड है। और ग्राफ के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि ग्राफ ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल में 10,000 के पता नहीं कितने जो वर्ड हैं वो एक टाइम में यानी कि शो कर सकता है। अब एक आपके पास 10 से 20,000 का डेटा है, 1,00,000 वैल्यूज़ का डेटा है, उस डेटा को आप समझेंगे, पढ़ेंगे, काफ़ी टाइम आप लोगों का लगेगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ क्या चीज़ है जो आप एक नज़र में 1,00,000 से भी अबव का जो डेटा है उसको एक ही नज़र में यानी कि समझ सकते हैं। ग्राफ शो कर सकता है डेटा को। डिफरेंट टाइप के ग्राफ हैं। द इम्पोर्टेंट ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, cumulative frequency polygon और ओगेव कर्व। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया है तो ये जितने भी ग्राफ हैं ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हैं। इसमें हम हिस्टोग्राम करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या उसे हम ओगेव कर्व भी कहते हैं। बिल्कुल ही आसान है। देखिए जी, हिस्टोग्राम, सबसे पहले हमने हिस्टोग्राम को थोड़ा सा डिस्कस करना है, इसकी शेप कैसी होती है और ये हम बनाते कैसे हैं। उस चीज़ के लिए मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, उसके बाद एक एग्जांपल की है। हर ग्राफ के लिए ऐसे ही की है, थोड़ी सी थ्योरी है, उसके बाद उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व की है। Histogram consists of a set of adjacent rectangle having bases along x-axis। वो कहता है हिस्टोग्राम जो है उसके ऊपर रेक्टेंगल होंगे जो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होंगे, आपस में मिले हुए होंगे, एडजेसेंट होंगे। क्लास बाउंड्री और मार्क अलोंग द एक्स एक्सिस। वो कहता है कि क्लास बाउंड्रीज जो होंगी उनको आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। द फ्रीक्वेंसी आर टेकिंग ऑन वाई एक्सिस, और फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हम एक इंटरवल की फॉर्म में लेंगे और वाई एक्सिस पे। तो तीन चीज़ें याद रखनी है हिस्टोग्राम के बारे में। इसमें रेक्टेंगल होते हैं जो आपस में एडजेसेंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दूसरी क्या बात है कि इसमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की होती है डेटा में से, क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है और फ्रीक्वेंसीज को। क्लास बाउंड्रीज को हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखेंगे जिसके अंदर हमारे पास गिवन जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सारी लाई करनी हो। देन हम उसके ऊपर रेक्टेंगल बनाएंगे। देखिए जी, एग्जांपल करते हैं तो ये थ्योरी मजीद क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। एग्जांपल नंबर 1 है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और कहा जाएगा हिस्टोग्राम बनाएं। तो हिस्टोग्राम के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि हमने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। अगर यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज गिवन होंगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो फिर आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, क्योंकि हिस्टोग्राम के अंदर क्लास बाउंड्रीज यूज होती हैं। यहाँ पे हमने देखा 5 से 9, 10 से फिर स्टार्ट हुआ है, फिर 14 तक है, 15। तो ये में क्लास लिमिट्स गिवन है, क्लास बाउंड्रीज ये नहीं है। तो हम इन क्लासेस से क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे।
अभी पीछे मैंने मेथड बताया है क्लास बाउंड्रीज हम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने बताया था वो जितनी भी चीज़ें हमने की हैं वो आगे सारे यूज़ होंगी, 3rd 4th चैप्टर में भी यूज़ होंगी। तो क्लास बाउंड्रीज हमने कैसे फाइंड करते थे, मैंने बताया था जो सेकेंड क्लास होगी उसकी लोअर क्लास लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 पे डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा लोअर क्लासेस में सब्ट्रैक्ट कर दें, अपर क्लासेस में उस आंसर को ऐड कर दें। तो देखें 10 माइनस 9 1 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5। तो आप इन सारी लोअर क्लासेस में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे, और 0.5 अपर क्लासेस में ऐड करते जाएंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। याद रखिएगा मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 0.5 ही डिफरेंस आता है, ठीक है, जिसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें यहाँ पे जो एंड होगी यहाँ पे फिर 1 से 2 इंटीजर बाद नेक्स्ट शुरू होगा, ठीक है, तो उसमें फिर जो डिफरेंस होगा 2 पे डिवाइड होगा, वो फिर एक और आंसर होगा, वो फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ये 1 का डिफरेंस होता है और 2 पे डिवाइड करते हैं तो 0.5 ही होता है। क्योंकि बाज़ बच्चे ये करते हैं कि देखते हैं अभी मैक्सिमम क्वेश्चन 0.5 का आ रहा है तो ये शायद 0.5 ही चलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा का भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। आप क्या करेंगे, इन क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पे ड्रा करना है और इन फ्रीक्वेंसी की रेंज हम वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या किया है, क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं 4.5, 9.5, 14.5। ये आपके पास ये जो आई खड़ी हैं यही क्लास बाउंड्रीज हैं। और वाई एक्सिस पे क्या, इन फ्रीक्वेंसीज की रेंज लिखनी है जिसके अंदर ये सारी फ्रीक्वेंसी लाई कर रही हैं। तो देखिए 4 से स्टार्ट हो गया 60 तक, तो हम 10 का भी इंटरवल रख सकते हैं, इससे ज़्यादा के भी रख सकते हैं। तो ऐसा इंटरवल रखना है ताकि एक शेप क्लियर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना कि शेप भी क्लियर ना हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 है, 0 से 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग फ्रीक्वेंसी लिखी है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्लास बाउंड्रीज लिखी है। अब देखें फर्स्ट जो मेरे पास क्या है क्लास बाउंड्री, 4.5 से 9.5 कितनी फ्रीक्वेंसी है 4, इसका हम एक रेक्टेंगल बना देंगे। 4.5 से स्टार्ट हुई है 9.5 तक कितनी थी 4 थी। तो ये ग्राफ पेपर पे तो नहीं बना हुआ, लेकिन ये है कि यहाँ पे मैंने कहा ये 4 तक है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बन गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट 9.5 से स्टार्ट हो रही है 14.5, 12 है। तो फिर हम क्या करेंगे 9.5 इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रेक्टेंगल, और वो कितने तक गए 14 तक, 14 है या 12, सॉरी 12 तक है, ठीक है। तो ये मैंने 12 तक एक रेक्टेंगल बनाया है। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट 14.5 से 19.5, 25, तो ये 25 एटलीस्ट 25 का ये रेक्टेंगल है। देखें ना क्लास बाउंड्रीज बिलो में है, जिस इंटीजर पे एंड हो रही है उसी से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए ये जो रेक्टेंगल बन रहे हैं ये क्या है, आपस में एडजेसेंट है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर देखें 19.5 से 24.5 फ्रीक्वेंसी के 60, तो ये हम रेक्टेंगल जो बनाएंगे 19.5 से 24.5 ये 60 का होगा। सेम 24.5 से 29.5 25 है, तो ये हमने 20 और 30 के बीच में रख लिया है, ये 25 होगा। तो ये आप लोगों के पास क्या चीज़ बन गई है, हिस्टोग्राम बन गई है, ठीक है। आपको जो डेटा गिवन था उसको आपने ग्राफिकली शो किया है, और ग्राफ में कौन सा ग्राफ के थ्रू शो किया है, यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम के थ्रू। बिल्कुल इजी सा है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट जी देखें, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है। A frequency polygon is many-sided closed figure. It is constructed by plotting the class frequency against their corresponding class mark and then joining the resulting point by mean of straight line. वो कहता है कि आपने x एक्सिस के थ्रू मिड पॉइंट लेने हैं, y एक्सिस के थ्रू सेम फ्रीक्वेंसी की रेंज लेनी है, और हर मिड पॉइंट के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे हमने डॉट लगाना है, और एट द एंड उन डॉट्स को हम क्या करेंगे, एडजेसेंट कर देंगे, जोड़ देंगे आपस में स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो वो जो हमारे पास फिगर बनेगी वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की होगी। ठीक है, अब देखिए हमने इसकी एग्जांपल की है, ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये ब्लू शेप में डेटा जो है ये आपको गिवन होगा, क्लासेस गिवन है, 7 फ्रीक्वेंसी है। अब आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमने मिड पॉइंट निकालने हैं, लेकिन अभी हमने पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अब ये यहाँ पे यूज हो रहा है। सेम जैसे हिस्टोग्राम में क्लास बाउंड्रीज की जरूरत थी, तो यहाँ पे मिड पॉइंट की जरूरत है। जस्ट हमने एक कॉलम बनाना है, किसका, मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि दो क्लासेस को ऐड करना, 2 पे डिवाइड करना, आप लोगों के पास मिड पॉइंट आ जाएंगे। 5 + 9 14, 14 डिवाइड बाय 2 7, 10 + 14 24 डिवाइड बाय 2 12, 15 + 19, ठीक है, ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, मेरे ख्याल में 34 आता है, और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। 20 + 24 44 डिवाइड बाय 2 22, 25 + 29 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। ये हमने इन्हीं क्लासेस से क्या चीज़, मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो उसके लिए एक्स एक्सिस पे आप मिड पॉइंट ले लें, और वाई एक्सिस पे सेम उसी तरह फ्रीक्वेंसी की रेंज लेनी है। यहाँ पे देखें जी, ये मैंने एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट ले लिए, जो हमारे पास अभी पीछे आए थे वही मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिए। वाई एक्सिस पे क्या, फ्रीक्वेंसी की रेंज ली है, सेम मैंने वही डेटा लिया था 60 वाला, तो 60 तक मैंने क्या किया, एक रेंज ली है फ्रीक्वेंसी की। अब हम क्या करेंगे, अब देखें आप, अब फर्स्ट जो मिड पॉइंट है 7 के आगे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, तो हमने क्या किया है, 7 के ऊपर जाएंगे, 4 तक जाके आपने एक पॉइंट लगाना है। सेम इसी तरह आगे 12 है मिड पॉइंट, 12 के आगे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 12 है, तो 12 के सामने हमने 12 पे क्या किया, एक डॉट लगाया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 ही आएगा, ठीक है, 10 से थोड़ा सा ऊपर। इसी तरह 17 है, 17 के आगे मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है, तो ये देखें 17 के आगे कितनी आएगा, 25 यहाँ पे आएगा। 22 नेक्स्ट मिड पॉइंट 22 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60, ये 22 बिल्कुल ऊपर हम लेके जाएंगे, इस पॉइंट को 60 के ऊपर क्या करेंगे, लगाएंगे। सेम हम 27 है नेक्स्ट मिड पॉइंट, और 25 उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 27 के ऊपर हम फ्रीक्वेंसी कितने तक, 25 तक ले गए, ठीक है। पॉइंट लगे, एंड पे क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। ये मैंने ज्वाइन कर लिए पॉइंट सारे, ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, यहाँ तक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब ये ऊपर मैंने एक कर्व भी बनाई है, ये देखें ना, ये स्टार्ट हो रही है ऐसे, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें देखें ना, मैंने कहा था हिस्टोग्राम करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो अब फ्रीक्वेंसी कर्व अगर आप लोगों को कहा जाता है कि फाइंड करें, तो फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए सेम मेथड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला है। सबसे पहले आप अपने डेटा में से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड करेंगे। जैसे हमने ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाई है, ये
ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फिर फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे आएगी? फ्रीक्वेंसी कर्व हम एक फ्री हैंड कर्व बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर, जो इसके पॉइंट्स के करीब तर होके जाती है। और ये जो कर्व होती है ये नॉर्मल की शेप की कर्व होती है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी शेप बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सेम ये हमने वैसे ही बनानी है, ये फ्री हैंड कर्व बनानी है। ठीक है, जो भी आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएगा उसके ऊपर आप लोग फ्री हैंड एक कर्व बनाएंगे। ठीक है, इसे आप फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन या एग्जांपल नहीं की, इसी के ऊपर ही समझा दिया आप लोगों को कि फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनानी है। उसके लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का होना जरूरी है। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगी तो उसके ऊपर एक फ्री हैंड कर्व बनाएंगे, इसे आप फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे। अच्छा, इन दो शेप में अगर कोई इशू है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चले जी, मेरे ख्याल में क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सर जी काफ़ी हैं बेटा 2 आवर की क्लास है। सर, लेकिन इस तरह अगर पढ़ाया तो ये तो फिर पूरा आज ही हो जाएगा। आज नहीं होना बेटा, 6 सर ये चैप्टर हैं। प्रैक्टिकल है तो इसकी ज़रा इस पर टाइम लगता है, ये इतने आसानी से नहीं होते। मेरी बात सुनिए ना बेटा, 6 चैप्टर हैं, 1.5 मंथ है। सर जी ज़रूरी तो छोटे नहीं छोटे है ना लेक्चर होते हैं जो सेमेस्टर में बेटा होते हैं ना, वो छोटे छोटे लेक्चर होते हैं। यहाँ जी पे सर। लेक्चर बड़ा और लेक्चर का ड्यूरेशन भी इसीलिए बड़ा है क्योंकि कम वक्त में हमने कोर्स पूरा करना होता है, तो इसीलिए लेक्चर का ड्यूरेशन भी बड़ा है, 2 आवर का है। और उसके अलावा यानी कि कोर्स भी ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ऑलरेडी हमारी यानी कि फर्स्ट जो वीक था उसमें एक क्लास मिसिंग है, क्योंकि लास्ट वीक हमने सिर्फ एक क्लास ली थी। मंडे वाली क्लास हम नहीं ले सकते थे क्योंकि मुझे टाइम टेबल ही ट्यूसडे को मिला था। तो ऑलरेडी यानी कि हमारी एक क्लास मिसिंग है, तो ये समर में एक क्लास मिस हो जाने का मतलब है कि हाफ चैप्टर बंदा पीछे रह गया है। ये है कि ये चीज़ें आसान है यार, पूरा वीक है, आप लोग पढ़ें, कोई चीज़ नहीं आती तो आप बार बार मुझसे डिस्कस करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर जी। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। A graph showing the cumulative frequency plotted against the upper class boundary is called cumulative frequency plot or OGIF। ठीक है, इसको OGIF कर्व भी कहते हैं या cumulative frequency plot भी कहते हैं। इसमें और पिछले वालों में फ़र्क क्या है? वहाँ पे जस्ट फ्रीक्वेंसी लेते थे, यहाँ पे cumulative फ्रीक्वेंसी लेंगे बस। ठीक है, वहाँ पे हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी की रेंज लेते थे, यहाँ पे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे और फिर उनकी रेंज वाई एक्सिस पे लगाएंगे। द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू अ लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताई थी कि लेस देन के लिए भी हो सकती है, मोर देन के लिए भी हो सकती है। तो सेम यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ होंगे वो भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक लेस देन के लिए हो सकता है, एक मोर देन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों किए हैं। ठीक है, आपको जो भी कहा जाएगा तो आपकी आसानी रहे। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे आप लोगों को क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज वाई एक्सिस पे लगानी है और देन आप लोग लेस देन और मोर देन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे। मैंने पीछे भी मेथड बताया था लेकिन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। आप ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, नीचे से ऊपर ऐड करते जाएंगे तो वो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। नेक्स्ट देखें जी, ये लेस देन के लिए शेप है, ये मोर देन के लिए है। एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने दोनों शेप में क्लास बाउंड्रीज लगानी है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज की रेंज लगानी है।
ठीक है, यहाँ पे मैंने रेंज लगाई है 140 तक गई है, कितने का 20 का डिफरेंस ले गए हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने पॉइंट लगाने हैं। तो देखें जी, हमारे पास जो फर्स्ट लेस देन के लिए 4.5 से स्टार्ट हुई है 9.5, ठीक है। तो यहाँ तक जा यानी 4.5 से बाद स्टार्ट हुई है और 9.5 तक जब गई है तब उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो 4 आई है। तो हम अपना जो पहला पॉइंट लगाएंगे वो यहाँ से आप डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। 4.5 से आप डॉटेड लाइन लगाएं, लेकिन एग्जैक्ट जो पॉइंट होगा वो 9.5 के ऊपर आएगा, ठीक है, वो आएगी। उसके बाद 9.5 से स्टार्ट हो गई, 14.5 तक जब गई है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 16, तो हमने 16 लगाई है, ठीक है। इसी तरह 14.5 से 19.5 यहाँ तक गई है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 41, ठीक है। यहाँ पे 101 और एंड वाली 126, ये मैंने जस्ट ये पॉइंट लगाए हैं और एंड पे क्या किया, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लीजिए बस। आप इसका यहाँ से डॉटेड लाइन लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्लास बाउंड्रीज हैं स्टार्ट 4.9 से हो रही हैं और हमारा फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो 9.5 के ऊपर लगेगा। सेम इसी तरह मोर देन के लिए क्या है, मोर देन के लिए आप लोगों के पास देखिए जी, ये मोर देन केस है। तो मोर देन के लिए पहली जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 4.5 से स्टार्ट होगी 9.5, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, 126। देखिए जी, 4.5 से 9.5 और पहली फ्रीक्वेंसी का पॉइंट 126 के ऊपर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 9.5 से 14.5 कितना हमारे पास पॉइंट है, 122, ये हमने सेकेंड। फिर 14.5 से 19.5 ये हमारे पास 110 है, ठीक है। ये हमने पॉइंट इसी तरह लगाएंगे और फिर इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। और इसको भी आप यहाँ पे 4.5 से डॉटेड लाइन लगाते लगाते इस पॉइंट तक लगा सकते हैं, ठीक है। ना लगाएं तो भी ठीक है, लेकिन लगा लेते हैं तो वो चीज़ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये हमारे पास ग्राफ थे, ठीक है। आगे हमारे पास चार्ट्स और डायग्राम हैं, 3-4 इसी तरह मैंने चार्ट्स भी किए हैं। डायग्राम की निस्बत ये चार्ट्स ज़्यादा आसान हैं, सॉरी ग्राफ की निस्बत ये जो हमने चार्ट्स या डायग्राम बनाई हैं ये आसान है। तो आप अगर 10 मिनट की ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। हम यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 घंटे बाद आप 10 मिनट की ब्रेक बच्चों को दे सकते हैं। तो वो आप पे है कि अगर आप कंटिन्यूस कहते हैं तो अभी ये 3-4 ये हैं, इनको ख़त्म करते हैं, लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज 10 मिनट की आप ब्रेक ले सकते हैं यहाँ पे। लेक्चर खत्म करें सर, बस लेक्चर खत्म कर दें। चलें जी, फिर हम इसी को कंटिन्यूस रखते हैं। यस सर। देखिए, चार्ट्स और डायग्राम, चार्ट्स और डायग्राम गिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड, ड्रॉपिंग ट्रेंड, पैटर्न इन अ डेटा। ये डिफरेंट टाइप का जो डेटा होता है उसके लिए ये लेकिन हम यूज़ करते हैं। ग्राफ, अगर आपके पास डेटा में फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, याद रखिएगा कि डेटा में अगर फ्रीक्वेंसी है तो आप उसके ग्राफ बनाएंगे। अगर डेटा में फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है तो फिर उसकी आप डायग्राम या चार्ट्स बनाएंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो डायग्राम आल्सो शो कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर सेट ऑफ डेटा। और दूसरी बात डायग्राम के बारे क्या है कि जो ग्राफ होते हैं जो अभी हमने किए हैं वो सिर्फ एक डेटा के लिए होते हैं, लेकिन डायग्राम 2 या 2 से ज़्यादा का डेटा है तो एक ही ग्राफ के अंदर उनका आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए भी यूज़ होता है। 2 चीज़ें हैं, दोनों का आपस में डिफरेंस है ग्राफ और चार्ट का। फ्रीक्वेंसी अगर डेटा में है तो हम ग्राफ यूज़ करते हैं, डायग्राम या चार्ट्स यूज़ नहीं करते।
दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास डेटा में 2 या 2 से ज़्यादा टाइप का डेटा है, उसको एक ही ग्राफ में शो करना है, तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट चार्ट या डायग्राम है। उसके लिए फिर ग्राफ जो है वो बेस्ट नहीं है, हम एक ही ग्राफ में चीज़ को शो नहीं कर सकते। ठीक है, आ जाते हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट है, यानी कि बेसिक लेवल पे वो फिर समझ नहीं आएगी। वैसे आप लोग ग्राफ पे भी देखते हैं, जैसे यानी कि ये क्रिकेट वगैरह हो रही होती है तो स्कोर हो गए, वो चीज़ों के ग्राफ शो होता है, उसमें 2 कलर की ना लाइंस होती हैं, एक की भी शो हो रही होती हैं और दूसरों पे भी, तो वो ग्राफ पे भी आप दोनों को शो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो काम डिफ़िकल्ट हो जाता है। डायग्राम पे वो चीज़ आसान रहती है, वो बेसिक लेवल पे। देखें जी, सबसे पहले सिंपल बार चार्ट्स है या सिंपल बार डायग्राम भी कह सकते हैं। सिंपल बार चार्ट्स कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, बार के थ्रू शो करेंगे हम इस डायग्राम को भी। द लेंथ ऑफ बार इज टेकन प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंटेड। मतलब जो आपको मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, प्रोडक्शन दी जाएगी, या फिर आपको लॉस का, रिस्क का डेटा दिया जाएगा, तो उसको वो जो ग्राफ, वो जो बार होगा उसकी जो लेंथ होगी वो उसको शो करेगी। दूसरी बात, सिंपल बार डायग्राम आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल हो। डेटा आपको गिवन है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, तो आप उसके लिए हमेशा सिंपल बार चार्ट्स यूज़ करेंगे। जैसा एग्जांपल में देखें जी, ड्रा सिंपल बार चार्ट टू रिप्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर 1981 टू 1986। ठीक है, ये हमने व्हीट की प्रोडक्शन को शो करना है पाकिस्तान की 1981 से 1986, और सिंपल बार चार्ट्स के थ्रू। अगर यहाँ पे नाम मेंशन ना भी होता तो हम इसका सिंपल बार चार्ट्स ही बनाते। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है। देखिए प्रोडक्शन, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है प्रोडक्शन। जब एक वेरिएबल गिवन होगा डेटा में, तो उसके लिए हमेशा आप सिंपल बार चार्ट्स को यूज़ करेंगे। ये देखें, आपको इतना ही डेटा, इतना ही क्वेश्चन गिवन होगा, जस्ट इसका आप लोगों ने ग्राफ बनाना है। ये मेरे पास नोट्स में जो बने हुए थे, मैंने उन्हीं की तस्वीरें लगाई हैं। देखिए जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप लोगों ने ईयर लेने हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग आप लोगों ने प्रोडक्शन लेनी है। ठीक है, सेम उसी तरह फ्रीक्वेंसी की तरह प्रोडक्शन की भी हमने रेंज ली है जिसके अंदर सारी प्रोडक्शन लाई कर रही है। उसके बाद देखेंगे 1981 में कितनी प्रोडक्शन हुई है, 115, जो भी यानी पाउंड किस में है, अब ये चीज़ तो साथ मेंशन नहीं है, तो 115 हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस बार को यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक, 115 तक लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आग क्लोज कर देंगे, फिर थोड़ी सी स्पेस देंगे। स्पेस के बाद 1982 में कितनी प्रोडक्शन हुई थी, 113। इससे थोड़ा सा बिलो में आ जाएगा ये बार। इसी तरह 1983, उसमें हमारे पास 124, ये 124 का बार है। ठीक है, सेम वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को देखेंगे और उनके बार बना देंगे यहाँ से देखते हुए। बिल्कुल ईजी सी है ये चीज़। दूसरी चीज़ ये चीज़ बतानी थी कि अगर आप कहें कि ये सर आपस में एडजसेंट क्यों नहीं है, जुड़े हुए क्यों नहीं है, जैसे हिस्टोग्राम में थे, तो वो वहाँ पे हमारे पास बिलो में क्या होती थी, क्लास बाउंड्रीज होती थी। क्लास बाउंड्री जहाँ पे एंड होती थी वहीं से स्टार्ट होती थी, इसीलिए ये बार आपस में एडजसेंट थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ईयर है और उनकी प्रोडक्शन है। 1981 में जो प्रोडक्शन हुआ है उसका कोई तल्लक नहीं है 1982 वाली प्रोडक्शन से। ये खुद को, ये वाला ईयर खुद को शो कर रहा है, ये ईयर खुद को शो कर रहा है, इनका आपस में कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। ये आपस में कोई डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इनका आपस में कोई तल्लक नहीं है कि 1981 में जो प्रोडक्शन हुई है उसका कोई असर नहीं है कि 1983 में क्या होगी।
तो इसीलिए ये आपस में एडजेसेंट नहीं है, एक एक बार बना हुआ है, ठीक है। हर बार उस ईयर की प्रोडक्शन को शो कर रहा है और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सेम उसी क्वेश्चन को आप लोगों ने ग्राफ बना देना है। ये तब आप यूज करेंगे जब आपके पास एक वेरिएबल होगा। आगे हमारे पास है मल्टीपल बार डायग्राम। अगर आप लोगों के पास दो या दो से ज्यादा का डेटा है, ठीक है, तो आप लोग उसके लिए मल्टीपल बार डायग्राम या सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये आगे आएगी, ये दोनों यूज करते हैं। तो मल्टीपल बार डायग्राम आर मेड व्हेन डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स में डेटा गिवन है, डिफरेंट सीरीज का डेटा गिवन है, तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे, मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट यहाँ पे ड्रा सूटेबल डायग्राम फॉर द डेटा ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट्स ऑफ द कंट्रीज। आपको कंट्रीज गिवन है, उनकी बर्थ और डेथ रेट गिवन है, लेकिन यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं है कि कौन सी डायग्राम बनाएं। तो हमने खुद ही ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम बनाएं, क्योंकि हमारे पास दो टाइप का डेटा है, दो वेरिएबल है, एक बर्थ है और दूसरा वेरिएबल डेथ है, ठीक है। सिर्फ एक होगा तो सिंपल बनाएंगे, दो या दो से ज्यादा होगा तो उसके लिए मल्टीपल बार डायग्राम को यूज करेंगे। तो ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आप लोगों ने जस्ट इसको डायग्राम पे शो करना है। ये मैंने एक्स एक्सिस पे कंट्रीज लिखे हैं, वाई एक्सिस पे बर्थ और डेथ रेट की रेशियो लिखी है, ठीक है। एक इंटरवल में लिखी है 0 से 10, 10 से 20 और 60 तक, यानी कि वहाँ तक जाना है जहाँ तक सारी बर्थ और डेथ रेट उसमें आ सकें। अब सबसे पहला कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बर्थ रेट कितनी है और डेथ रेट कितनी है। तो पाकिस्तान की बर्थ रेट 45 है, डेथ रेट 15 है। पहला जो बार मैंने ये शेडेड बनाया है, ये बर्थ रेट को शो कर रहा है, जिसमें जो है ये डेथ रेट को। ये बार गया है 45 तक, बर्थ रेट आ गई, और साथ ही एडजस्टेंट करके मैंने इसका क्या डेथ रेट बना दी है, कितनी है 15, ठीक है। ये 15 क्या आ गई डेथ रेट। जी हाँ, पाकिस्तान की बर्थ और डेथ को शो कर रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह सेकंड इंडिया है, इंडिया की बर्थ रेट हमारे पास क्या है 40, डेथ रेट क्या है 16। इसकी बर्थ रेट हमारे पास 40 थी और इसकी डेथ रेट 16, ये 7 आ गए, ठीक है। इस तरह आप लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट हमारे पास वो है, उनके लिए भी हम ये बना देंगे। ये शेडेड जो पार्ट्स है बर्थ रेट को शो कर रहा है और साफ जो है वो डेथ रेट को। जितनी भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा टाइप का डेटा होगा तो उसके लिए आप मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई तीसरा भी फैक्टर होता तो मैं उसका तीसरा पार्ट भी इसके साथ साथ एडजस्टमेंट कर देता, ठीक है। तो जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा टाइप्स का डेटा होगा तो उसके लिए आप मल्टीपल बार डायग्राम को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सब डिवाइडेड बार और कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट या सब डिवाइडेड बार चार्ट को भी आप दो या दो से ज़्यादा टाइप्स का डेटा होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब पीछे जो हमें डेटा गिवन था उसके लिए आप सब डिवाइडेड बार चार्ट्स भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं। कंपोनेंट बार चार्ट आर मेड व्हेन वी आर इंटरेस्टेड टू कंपेयर द टोटल ऑफ सम ग्रुप of the data and comparison within the group is desired। कहता है कि हम जितने भी वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल का टोटल फाइंड करेंगे, उस टोटल का हम बार बनाएंगे, देन उस बार को हम क्या करेंगे
उन वेरिएबल में डिवाइड कर देंगे और आपस में क्या करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे। मतलब मल्टीपल में देखें ना, मल्टीपल में डिफरेंट ये बार बन गए हैं, जैसे बर्थ रेट का अलग है, डेथ रेट का अलग है, इसी तरह तीसरी कोई चीज़ होती तो उसका अलग होता। लेकिन सब डिवाइडेड में क्या होगा, एक ही बार होगा, एक ही बार होगा, फिर उसी को हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। कैसे जी, एग्जांपल देखें तो ज़्यादा क्लियर होगी बात। ड्रा कंपोनेंट बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन a list of 5 division of Punjab in 1981। 1981 की कोई हमारे पास ये सर्वे है जिसके अंदर मेल और फीमेल की तादाद है परसेंट के हिसाब से। ये पाकिस्तान के 5 डिवीज़न हैं उनके लिए। तो देखें जी, रावलपिंडी है, भावलपुर, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर, ठीक है, मेल और फीमेल। रावलपिंडी में जो रेशो थी 1981 में 23% मेल थे और 21% फीमेल। इसी तरह भावलपुर है, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया और गुजरांवाला और लाहौर हो गया, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक कॉलम बनाना है। वो कॉलम कौन सा बनाना है, टोटल का। ये ब्लू शेप जो है ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा। आप लोग क्या करेंगे, टोटल का एक कॉलम बनाएंगे खुद से। उसमें क्या करेंगे, हर डिवीजन में मेल और फीमेल को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। मेल और फीमेल को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे भी कर दिया है, यहाँ पे भी देखिए जी, हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। ये हमारे पास टोटल आ गए। अब हम सब डिवाइडेड बार चार्ट में ये चीज़ कह आए हैं कि जो टोटल होगा उनका हम क्या करेंगे, उन्हीं का बार बनाएंगे। देखें जी, सबसे पहले रावलपिंडी गए तो रावलपिंडी में मेल और फीमेल का टोटल कितना है, 44। हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पे डिवीजन लिखेंगे, वाई एक्सिस पे मेल और फीमेल की तादाद लिखेंगे, उनकी एक रेंज लिखेंगे जिसके अंदर उन सारों की तादाद लाई कर रही हो। ये 15 का मैं इंटरवल लेके चला हूँ, 19 तक लेके गए हैं, ठीक है। आप फर्स्ट रावलपिंडी गए तो रावलपिंडी में मेल और फीमेल का सम कितना है, 44। तो हम 44 का एक ही ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखिए ना, 45 से थोड़ा सा बिलो में मैंने ये बार बनाया है। ये टोटल का बार बनाना है। टोटल का बार बनाने के बाद इस बार को फिर हमने डिवाइड करना है मेल और फीमेल में। देखें जी, मेल कितने हैं, 23। तो ये टोटल का बार बन गया। अब देखेंगे 23 कहाँ पे आएगा, ये 15 है, ये 15 की एक इंटरवल है तो 23 समथिंग यहाँ पे कहीं पे आएगा। ग्राफ पेपर होगा तो उस पर एग्जैक्ट ये चीज़ें बनेगी। अदरवाइज यहाँ पे ये है कि मैंने कहा है 23 जो है यहाँ पे आएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये लाइन लगा दी है और नीचे वाले हिस्से को शेडेड कर दिया है। ये 23 है और ऊपर वाला कितना हिस्सा है, 21, ये जो बच गया है। तो जो शेडेड हिस्सा है वो मेल को शो कर रहा है और जो बगैर शेडेड का है वो फीमेल को शो कर रहा है। तो देखिए ना, हमने एक ही बार बनाया है टोटल का और उस टोटल वाले बार को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। इसीलिए इसको सब डिवाइडेड बार चार्ट कहते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह दूसरा हमारे पास भावलपुर है। भावलपुर में टोटल जो बना है वो 47। अब 47 का हम एक ही बार बनाएंगे। ये मैंने 47 का यहाँ पे 25 था, थोड़ा सा से अभाव होगा, ये 47 का एक मैंने बार बना दिया। अब क्या करना है, इस बार को डिवाइड करना है मेल और फीमेल में। तो मेल कितने हैं, 24, 23 फीमेल हैं। तो 23 मैंने यहाँ पे और 24 यहाँ पे और 23 ये वाला ऐसा, ठीक है। 24 आप लोग करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो जो रिमेनिंग हमारे पास होंगे वो उसी के ही होगा।
सेम इसी तरह मुल्तान का हमने बनाया है, टोटल का बार बनाया है, देन उसको मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया। गुजरावाला का टोटल का बनाया है, उसको मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह लाहौर का हमने बनाया है, लाहौर में देख लेते हैं 87 टोटल का हमने ये बार बनाया, 0 से स्टार्ट हुए, देखें जी 90 से थोड़ा सा बिलो में 87 का हमारे पास बार है। अब इसको मेल फीमेल में डिवाइड करना है। 44 मेल थे, 43 फीमेल थे, तो तकरीबन हाफ से ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये जो हैं ये हमारे पास मेल हो गया और यहाँ ऊपर वाले इसमें फीमेल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम बन गया। और लास्ट पे हमारे पास है पाई डायग्राम। ये हमारे पास लास्ट है आज का पाई डायग्राम। पाई डायग्राम इज आल्सो कॉल्ड सेक्टर डायग्राम। ठीक है, पाई डायग्राम को हम सेक्टर डायग्राम कहते हैं क्योंकि इसमें एक बिल्कुल सर्कल होता है, सर्कल के हम डिफरेंट सेक्टर बनाते हैं, where the whole circle represent the total and component of the total are represent by sector। कहते हैं होल जो सर्कल होगा टोटल को शो करेगा और उसके जो पार्ट्स बनी हुए होंगे उनको हम सेक्टर कहते हैं, इसीलिए इसको हम सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। To construct a pie diagram, we draw a circle with some suitable radius। ठीक है, द टोटल एंगल ऑफ द सर्कल इज 360। ये तो आप लोगों को पता होगा, कॉमन सेंस है कि हमारे पास एक सर्कल में टोटल जो एंगल होते हैं वो 360 होते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को एक सर्कल के अंदर शो करेंगे तो याद रखिएगा सर्कल में हम क्या करते हैं, रेडिकल फॉर्म से एंगल की फॉर्म में डेटा को लेके जाते हैं, क्योंकि एक सर्कल के अंदर आप एंगल लिख सकते हैं, एंगल को ड्रा कर सकते हैं, आम रेडिकल वैल्यू को ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्कल होता है सर्कल में एंगल होते हैं और हम उसको वहाँ पे जो चीज़ ड्रा करेंगे वो भी हम एक एंगल के थ्रू ड्रा करेंगे। तो पाई डायग्राम जो होगी उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। एंगल क्या होता है? ये क्या चीज़? ये एंगल क्या होता है? एंगल जो हम बनाते हैं उसमें क्या कहते हैं? एंजल, फरिश्ता? नहीं एंजल नहीं है यार, एंगल है एंगल। ये एंगल एंजल मैंने लिखा है मेरे ख्याल में ना, एंगल है एंगल, एंजल नहीं होगा। यस सर, आपने एंजल लिखा है। ठीक लिखा हुआ है सर। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी कैलकुलेट द एंगल फॉर ईच सेक्टर बाय फार्मूला। देखना जी, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक वैल्यूज हैं और उनको हमने एंगल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, वो वैल्यू उन वैल्यूज का सम और मल्टीप्लाई बाय 360, हमारे पास वैल्यू जो होगी वो एंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू आप वैल्यूज को एंगल में कन्वर्ट करेंगे पहले, देन आप ड्रा करेंगे। जैसे देखें, हम एक एग्जांपल इसकी करते हैं, ड्रा अ पाई चार्ट्स टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाय देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। या हमारे पास क्वालिफिकेशन है और उनके ऊपर जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं पंजाब में उनकी कोई एक रेशो बताई हुई है। ठीक है, हमने अब इसको पाई डायग्राम के थ्रू शो करना है। ठीक है, जब हम इसको पाई डायग्राम के थ्रू शो करेंगे तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ हैं ये रेडिकल फॉर्म में हैं, ये एंगल की फॉर्म में नहीं है। हम सबसे पहले इन वैल्यू को एंगल में कन्वर्ट करेंगे, देन उन एंगल को फिर ड्रा करेंगे। तो
अब हम इनको एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने पीछे ये फार्मूला आप लोगों को बताया है। इन सारी वैल्यूज को सम करें तो वो हमारे पास 296 आया है। फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए मैंने कैलकुलेशन की है 47, हर वैल्यू को सम वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 360। 47 डिवाइड बाय सम ऑफ वैल्यूज कितनी है 296 और मल्टीप्लाई बाय 360 और अराउंड 57 नहीं आएगा एंगल, ठीक है। उसके बाद 25 डिवाइड करेंगे 296 मल्टीप्लाई बाय 360 तो 29 पॉइंट समथिंग मेरे ख्याल में आता है, जिसको मैंने एग्जैक्ट 30 कर लिखा है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह 63 डिवाइड बाय सम ऑफ एंगल सम ऑफ वैल्यूज 296 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे तो ये वैल्यू आएंगी। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, इन आम वैल्यूज को हमने क्या किया है एंगल में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड करूं तो ये 360 की इक्वल आनी चाहिए। 57, 30, 77 इन सारों को अगर आप ऐड करें तो ये 360 की इक्वल होंगे। तो हमने रेडिकल फॉर्म से एंगल की फॉर्म में अपने डेटा को लेके गए हैं, क्योंकि हमने इसका पाई डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ तक इसकी कैलकुलेशन है। उसके बाद ये मैंने एक पाई डायग्राम बनाई है, ये बस हाथ से ही बनी हुई है। उसके बनाने का मेथड क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने एक सर्कल बनाना है, ठीक है जी। सर्कल बनाने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैंने एक डायग्राम शो किया, आप लोग इसको एग्जैक्ट जैसे पीछे वैल्यूज हैं उनके थ्रू भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसके बीच में एक पॉइंट लगाना है और एक रेडियस लेना है, ठीक है, एक पॉइंट तक। ये वैल्यू खुद से लगाएंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो आपके पास डी होती है, एक डी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर वो एंगल बने हुए होते हैं, उसको यहाँ पे रखेंगे और पीछे देखेंगे कि आप लोगों के पास कितने का एंगल है। 57 का फॉर एग्जांपल, तो आप लोग यहाँ पे रख के देखेंगे कि 57 वाला, पता नहीं कौन से बने हुए हैं यहाँ पे, ये जो मैंने पीछे डेटा किया है इसी के हैं, देख लेते हैं तक। एक मिनट, हाँ ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज जो निकली हुई हैं ये ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ मैंने तो पता नहीं कौन सी की तस्वीर लगा दी है। चलें मेथड देख लें कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक रेडियस लेंगे यहाँ तक, फिर क्या करना है, डी को यहाँ पे रखना है और पहला एंगल कौन सा है 57 का, ठीक है। तो 57 के ऊपर यहाँ पे आएगा पॉइंट लगाएंगे और उसको इस मिड से मिला देंगे। फिर यहाँ पे इस डी को इस लाइन के ऊपर रखेंगे, ठीक है, जहाँ पे एंड हुई है यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जो एंगल आ रहा होगा हमारे पास 30 का है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे 30 का एंगल नेक्स्ट बनाएंगे, फिर जहाँ पे इसको एंड करेंगे नेक्स्ट एंगल फिर वहाँ पे लगाएंगे। ये आप लोग लगाते आएंगे और एट द एंड जहाँ पे आपने रेडियस लिया था वहाँ पे एक लास्ट एंगल बन जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये पूरा जो क्या कहते हैं इसे, ये जो हमारे पास सर्कल है ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल सारे गिवन हैं इनका सम 360 है। और एक एंगल के अंदर अगर आप डी के थ्रू एंगल लगाते हैं तो वो क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली पूरा जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा जब आप एंड वाला एंगल बनाएंगे। ये डायग्राम थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें पता नहीं कौन सी कैसे वैल्यूज मैंने लिखी हैं, लेकिन यहाँ तक ये क्वेश्चन ठीक है।
ठीक है, ये जो एंगल गिवन है आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी पाई डायग्राम बनाने की। ठीक है, जो मेथड बताया है उसी के थ्रू एक रेडियस देन डी को यहाँ पे रखेंगे तो वो एक प्रॉपर जो आपके पास पाई डायग्राम है वो बनेगी। ये हमारे पास आज का लेक्चर है। इसमें कुछ अगर इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर वो बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स आउटलाइन मांग रहे थे। कौन सी चीज? कोर्स आउटलाइन सर। कोर्स आउटलाइन में अभी ये लेक्चर ऑनलाइन भेजूंगा तो वो कोर्स आउटलाइन भी भेज दूंगा।